94 न्यूज़ हम बनेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इम्तियाज़ भट्टी और मैं हूं बिज़नेस मैनेजर रियाना फूड्स। और आज हम मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल में प्रोफेसर डॉक्टर हसन सुलेमान के साथ। और ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, बच्चा वार्ड में है, बैठते हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर है, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। और सीलिक डिजीज़ को जितने भी लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उस पर इनका वाइड एक्सपीरियंस है। तो हम इनके पास आज मौजूद हैं और मैं सबसे पहले इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपसे कि ये जो ग्लूटेन है ये क्या है? ग्लूटेन जो है ना, ये एक जो हम वीट खाते हैं, मतलब ग्लूटेन जो हम वीट, राई और बार्ले, तीन चीज़ें, जौ, जई और गंदम जो खाते हैं, इसका एक पोर्शन होता है जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में छोटी आंत में एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इसके कंपोनेंट की वजह से जो ग्लूटेन है, ये इसका कंपोनेंट है वीट का, राई का और बार्ले का। राइट। तो ये कैसे, जब ये सिलिक कोई पेशेंट आपके पास आता है, स्पेशली जो बच्चा होता है, वो तो बोल के भी नहीं बता सकता कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसी अलामात होती हैं बेसिकली जिससे आइडेंटिफाई होता है कि ये सिलिक में जा रहा है या ये ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, इस तरह की कोई मर्ज़ है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और इस सवाल का आपके फोरम से अगर लोगों को पता चल जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो गंदम की एलर्जी है वो मुख्तलिफ़ तरह से प्रेजेंट कर सकती है, जिसको सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं। अमूमन पहले 2 सालों में जो बच्चे आते हैं वो आपके निज़ाम की ख़राबी के साथ, यानी जीआई प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। उनको रिकरेंट डायरियाज़ लग सकते हैं, फैटी स्टूल्स हो सकते हैं, पखाना ऐसे करते हैं कि जैसे वो चिपकता है, और या हाथों से उतारना मुश्किल होता है, या वो आपके फ्लश पे फ्लोट कर रहा होता है और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, और मतलब आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है इन बच्चों के अंदर, हड्डियों का प्रॉब्लम हो सकता है, रिकेट साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। समटाइम्स ये तो हुआ जो मतलब है जो अंडर 2 इयर्स हैं, फर्स्ट 2 to 3 इयर्स में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स ये जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी के साथ आते हैं, और ऑन द अदर हैंड समटाइम्स जो ग्लूटेन एलर्जी है ये प्रेजेंट कर सकती है कब्ज़ के साथ भी, और कब्ज़ के अलावा कई दफ़ा ये बच्चे ओबेसिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सक रहे होते हैं। सो ये ना आपको अपनी एक्यूमेन जो है, जब आप एक बच्चा देख रहे होते हो और आपको मदर डिफरेंट कंप्लेंट्स कर रही होती है, तो उस वक्त अप्लाई करना होता है कि वेदर दिस पेशेंट कैन बी सीलिएक और नॉट। लेकिन जनरली स्पीकिंग 3 साल से कम उम्र में बच्चे जो हैं वो निज़ाम की ख़राबी और 99.9% डायरिया के साथ आएंगे, जो किसी तरह भी ठीक नहीं होता। मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, दूध चेंज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो उसको सोचना चाहिए कि ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो 5, 6, 7 साल में हैं, कई दफ़ा वो सिर्फ बोन पेन के साथ या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो बच्चे उससे भी बड़े हो चुके होते हैं, जिस तरह प्यूबर्टी पे जा रहे होते हैं, कई दफ़ा लड़कियों को जो माहवारी है वो टाइम से नहीं आती, या वो इरेगुलर माहवारी आनी शुरू होती है। जो लड़के हैं उनमें जो बड़े होने के जो उनको मर्द बनाने वाले जो अलामात हैं वो नमूदार नहीं होती हैं। उससे भी अगर हम बात करें तो बच्चे जब लेटर इन लाइफ में होते हैं और अगर आप उनको ग्लूटेन एलर्जी को ट्रीट पहले ना किया गया हो या ना पता हो, जिस्मानी तौर पे वीक होंगे, लो एनर्जी होगी, और कई दफ़ा वो ऑटोइम्यून बीमारियों के साथ, जैसा थायराइड की बीमारी है या डायबिटीज़ मेलाइटिस साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और 40-50 साल की उम्र में अमूमन 2 to 3 डिकेड्स अगर ये अननोटिस चली जाए तो कुछ लोगों में इवन ये गट लिम्फोमा के साथ, गट के कैंसर के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है। सो इसकी मुख्तलिफ नोयत है। स्किन की बीमारी के साथ, जिसको डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मस बोलते हैं, उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कोई और साइन सिम्टम ना हो, लेकिन वो हो, उसकी फिर आप बायोप्सी करते हो और उससे आप कंफर्म करते हो। जब अगर ऐसा हो तो फिर आपको इन सारी चीज़ों की मद्देनज़र रखते हुए डायग्नोसिस सीलिएक का बनाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जेनेटिकल है या ये किसी को भी हो सकती है? ये ना जेनेटिक तो हम इसको, ये ना एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून बीमारी का मतलब ये है कि ये किसी को भी किसी तरह से भी हो सकती है। कोई वायरसेस हैं, कोई ड्रग्स हैं, या कोई जिस तरह मम्स है या कुछ वैक्सीन्स हैं, उनके साथ एसोसिएशन इसकी बताई गई है, लेकिन ये किसी को भी हो सकती है। हाँ, अगर किसी ख़ानदान में किसी और को है तो 0.5 to 1% चांस है कि दूसरे सिबलिंग के अंदर या बाकी लोगों में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है।
क्या ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को भी ट्रांसफ़र हो सकती है? नहीं, ये जो है ना, ये बीमारी छूत की बीमारी नहीं है, तो ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि लोगों के ज़हनों में ये भी बात आती है कि वो सिलिक को थोड़ा अवॉइड करते हैं कि शायद इसके बर्तन में या इससे हमें भी कुछ हो सकता है। वो बिल्कुल सही अवॉइड करते हैं कि अगर उसका बर्तन जो है, जितने भी ग्लूटेन एलर्जी वाले बच्चे हैं उनका बर्तन, उनका तवा, चिकना, चिमटा, बेलना, सारी चीज़ें जो हैं वो अलग होनी चाहिए। और अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ग्लूटेन एलर्जी का बच्चा है, और तो उसको मदर को चाहिए कि या तो पहले उसको खाना खिलाए, या फिर पहले उन 3 बच्चों को खाना खिला के फिर अपने हाथ धोए और फिर उस बच्चे को खाना खिलाए अगर उसने अपने हाथ से खाना खिलाना है। यानी इतनी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कतरा या एक मन जो है वो एक जितना नुकसान कर सकते हैं। ये जो क्रॉस कंटेमिनेशन है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे तो आपको पता ही है कि किचन यूज़ होता है सारा, इसका इसमें क्या रोल हो सकता है? ऐसे क्रॉस कंटेमिनेशन एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जिन बच्चों का जो हम एंटीबॉडीज़ का, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराते हैं, वो नीचे नहीं आ रहा होता। और डिस्पाइट द फैक्ट के मदर जो हैं वो इंसिस्ट कर रही होती हैं, या पेरेंट्स या केयर गिवर जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि भाई हम तो हर तरह से इनका जो है ना ख्याल कर रहे हैं, फिर भी इसका लेवल पहले 200 था तो अब 250 हो गया, या 200 था अब 150 हो गया, 3 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, नीचे नहीं जा रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह क्रॉस कंटेमिनेशन है, और क्रॉस कंटेमिनेशन को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ना, इन बच्चों का जो है चिकना, चिमटा, बेलना, सारी चीज़ें जो कपड़ा जिससे वो करते हैं वो अलग कर देना चाहिए, वो अलग नहीं हो सकता। तो पहले ग्लूटेन फ्री खाना बनाएं, फिर उसको अलग रखें, और उस बर्तन को अलग रखें जिसमें उस बच्चे के लिए रोटी बनाई है जो ग्लूटेन फ्री आटे की बनी हुई है, और फिर दूसरों का बनाएं, या पहले दूसरों का बनाएं, चीज़ें धोएं, फिर उसको साफ़ करें। अगर हो सके, जो अफोर्ड कर सके, तो उनको किचन ही अलग कर देना चाहिए। इसी तरह क्रॉस कंटामिनेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें ये हो गई, यानी कि इतने इनके जैसा अगर आपने एक चम्मच से निकाल के कोई चीज़ डाली है और आपने नमक डाला से फॉर एग्जांपल किसी आटे के पेड़े में, तो वही नमक फिर ग्लूटेन फ्री आटे वाले में नहीं डाल सकते। अगर आपने दूसरे में डाला, आपको वो चम्मच अलग रखना चाहिए। इस तरह इनकी चीज़ों को, इसी तरह अगर सोया सॉस है, कई लोग सोया सॉस का नहीं पता कि सोया सॉस में अगर आप कोई चीज़ डिप करते हो, खाते हो, तो सोया सॉस इटसेल्फ जो है वो ग्लूटेन रिच कंपाउंड है, सो वो आपको क्रॉस कंटेमिनेट कर सकती हैं। अब एक ही केचप है, बहुत सारी केचप्स ऐसी हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं, लेकिन अगर उसमें ग्लूटेन फ्री वाले ने और नॉन ग्लूटेन फ्री वाले दोनों ही डिप करके चिप्स खा रहे हैं, या मतलब वो कोटेड और नॉन कोटेड खा रहे हैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो इसको, दिस इज़ व्हाट क्रॉस कंटेमिनेशन इज़ एंड इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। स्कूल में बच्चों को बताना चाहिए कि किसी के साथ लंच शेयर ना करें जब वो दूसरी मतलब बच्चे हैं, और उनको बार बार जब आप हैमर करते हो, बार बार जब बताते हो, तो बच्चे बहुत जल्दी समझ आते हैं कि भाई हमने ये नहीं करना, इससे हमारी तबीयत ख़राब होती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक जब बात है, जब हम ग्लूटेन फ्री की बात करते हैं ना, तो लोगों के जहनों में एकदम से ना डर सा आता है कि शायद ये जो ग्लूटेन फ्री डाइट जो है ना, ये कोई खौफनाक चीज़ है, और ये मतलब इसको मैनेज करेंगे, जब हम इसको खाएंगे तो शायद हम किसी और दुनिया में चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये और भी बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल है। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि ना पाकिस्तान में या इस रीजन में, ये जो इंडिया और पाकिस्तान का रीजन है, यहाँ पे जो स्टेपल डाइट है, जो बेसिक खाना है, वो है रोटी। आपने रोटी खानी है, गंदम उगती है, गंदम खानी है। आपके KFC भी मिला तो उसके ऊपर जो क्राम चढ़ा हुआ है, या जो आप कैन खा रहे हैं उस पर क्राम चढ़ा हुआ है, वो किधर से आ रहा है? वो ग्लूटेन है। सो अब हमारा यहाँ पे 2 वक्त की रोटी जो खाई जाती है, उसमें रोटी का ही कॉन्सेप्ट है, चावल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसीलिए ना लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हर चीज़ में तो कंटेमिनेशन है। हर होटल में मतलब हर तंदूर पे रोटी, नान, जो भी चीज़ चल रही है, डबल रोटी, तो भी खाएँ तो फिर खाएँ क्या? तो इसका जो है ना, जो आपका सवाल ये था कि भाई अगर ये क्या इसमें ऐसे, देखिए बात सुने, दुनिया में ना 3 पॉइजन्स समझे जाते हैं, 3 वाइट पॉइजन्स। एक है वीट, एक है शुगर, और एक है सॉल्ट। तो बहुत सारे लोग इसको अपनाते हैं बाय चॉइस, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड बन जाता है जो ग्लूटेन फ्री डाइट है। जो गंदम का आटा है, ये इन्फ्लेमेटरी डाइट समझी जाती है कुछ हलकों में, नॉट दैट आई एम पॉइंटिंग इट आउट कि इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन लोग अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, ऑटोइम्यून बीमारियों से बचने के लिए कई दफ़ा ग्लूटेन फ्री बाय चॉइस ऑप्ट करते हैं। इट्स द सेम वे जिस तरह कई लोग सिर्फ वेजिटेरियंस हैं और वो कुछ और नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह से अडॉप्ट किया जाता है बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट।
क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते थे, बहुत ज़्यादा आज सोचते आपने हैं। बड़ा और ये क्लियर तो ये मतलब किया। जब हमने शुरू किया था काम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर और रियलाइज़ किया था कि ये भी कोई बीमारी होती है और इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस वक्त बहुत ही मतलब रेड मिल्क का एक आटा आता होता था किसी ज़माने में, मतलब मैं 2006-7 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त यानी 600 रुपये का या पता नहीं 900 रुपये का 600 ग्राम आटा मिलता होता था। और अब तो खैर बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं, हरियाणा फूड वाले हैं सारा, तो अब आसानी हो गई है। पहले तो मिलना ही मुश्किल होता था, लोग अपने जो रिलेटिव्स बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास जाते थे, उनको कहते थे कि वो बाहर से लें, चॉकलेट्स नहीं मिलती थी, पिज़्ज़े नहीं मिलते थे। अब तो माशाल्लाह से हालात बहुत बेहतर हैं। अब लोगों ने बहुत इसको एक्सप्लोर किया और बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट किया और प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, जो कि शुगर है। मतलब अब तो यू नेम इट एंड यू कैन एवरीथिंग विच इज़ ग्लूटेन फ्री मेड। हाँ, क्योंकि अच्छा जब हम खाने की बात करते हैं ना, वो सबसे पहले हमारे जहन में टेस्ट आता है। तो बिकॉज ग्लूटेन फ्री जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल वीट जैसा तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई कंपनी जो है वो नियर टू वीट वाला टेस्ट एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो विल यू रिकमेंड दैट प्रोडक्ट? यस डेफिनेटली। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि उसी तरह की टेस्ट की रोटी हो, वैसी ही खुशबू हो, वैसी ही लचकीलापन हो, तोड़ के खाया जा सके, उसको चबाने का भी वैसे ही मज़ा है। लेकिन क्योंकि उसमें से ग्लूटेन निकल जाती है और उसके जो स्टार्चेस डिफरेंट होते हैं वो नहीं होते, तो समटाइम ये प्रॉब्लम होती है कि उस तरह का टेस्ट नहीं मिलता। और अगर हो तो वाई नॉट, इट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू कि बच्चे आराम से अडेप्ट कर जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे जो मिल्क एलर्जी के हैं, अगर उनको हम हाइपोअलर्जेनिक फार्मूला पर डालते हैं तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा है या उसका टेस्ट इतना बुरा होता है कि पहले 3-4 दिन तो वो बच्चा बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है। द सेम वे अगर उसको नरम रोटी मिल रही है, मतलब बाजरे की रोटी भी तो खाई जा सकती है, क्यों नहीं खा सकते? इसलिए कि वो उतनी मज़े की है ही नहीं, और वो फिर उसको चबाना, उसको खाना आपके जबड़े तंग करते हैं। सो अगर कोई कंपनी ऐसा बनाती है तो वी वुड 100% रिकमेंड इट एंड वी डू रिकमेंड इट। हाँ, क्योंकि हरियाणा फूड्स जो हम अपने तौर पे जब हमने एस्टेब्लिश किया ब्रांड को, और जितने भी लोग हैं उनका फीडबैक, जो एक कॉमन फीडबैक है वो यही है कि हमारी जो फ्लावर की रोटी जो है वो नियर टू बिल्कुल वीट फ्लावर जैसा टेस्ट देती है। That's अच्छा, great, actually. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो एनवायरनमेंट है, ये जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, इसका इस बीमारी से कोई ताल्लुक है? क्या इससे कोई इस बीमारी में कोई बढ़ सकती है या क्या? एनवायरनमेंट यानी आप बात कर रहे हैं स्मोक वगैरह? या ओवरऑल एनवायरनमेंट? यस। देखिए स्मोक का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ पे एकदम बड़ी कब से है, जब से हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड वीट का बीज आया है। पहले क्योंकि प्रोडक्शन पर क्विंटल जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी, जो हमारी देसी गंदम थी, देसी गंदम से बहुत कम केसेस रिपोर्ट होते थे। और जब से ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीज आया और सारी चीज़ें फॉर्म ही होती गई, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बढ़ी थी, आपकी तादाद बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड वो चाहिए थे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो पर एकड़ के हिसाब से। तो जब से जेनेटिकली इंजीनियर्ड वीट आई है, येस डेफिनेटली उससे एलर्जी की जो वो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये एनवायरनमेंट तो आप कह सकते हैं, लेकिन स्मोक का या किसी और रीज़न का इस ग्लूटेन एलर्जी से कोई लेना देना नहीं है। सो डू यू थिंक कि अगर जो ये जो चक्की का आटा है, जो खालिस गंदम का आटा है, जिसे होल व्हीट कहते हैं, तो जो होल व्हीट जो है अगर वो इंसान लेता है या जितने भी लोग खाते हैं वो, तो उससे जो ये सिलिक की या इस टाइप की जो बीमारी है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है? मैं ये 100% तो नहीं कह सकता कि प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, लेकिन जब तक ऑर्गेनिक फूड जो भी फॉर्म हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक फूड खाएं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनसे बचा जा सकता है। लेकिन जिसके अंदर एक वो है मतलब ये बीमारी है उसकी जीन्स के अंदर और वो एक्सपोज होता है टू सर्टेन इवेंट इन लाइफ, तो चाहे वो ऑर्गेनिक गंदम खा रहा है चाहे वो इनऑर्गेनिक गंदम खा रहा है, उसके अंदर स्टिल सीलिक डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने ये कहा कि जब से जेनेटिकली इंजीनियर्ड वीट आई है उसके बाद से इंसिडेंस बढ़ गया, इसका बढ़ गया ये। तो फिर बेटर है ये कि जो होल व्हीट अगर वो तो अगर इसमें तो मतलब देसी आटे का या देसी अंडे का या देसी उसका तो कोई नेमल बदल है ही नहीं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया आपके साथ सारी ये बात करके। तो मुझे ये ज़रूर समझ आई है इस बात की कि ये जो ग्लूटेन फ्री है, दिस इज़ नॉट अ लिमिटेशन, इट इज़ अ हेल्थियस्ट कॉन्शियस चॉइस। देखिए एक बात यह है कि मैं लोगों को या माओं को जो हौसला देता हूँ ये समझाता हूँ कि अगर आप बच्चे को ग्लूटेन फ्री कर देते हैं
और ग्लूटेन फ्री करने के बाद वो ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर है, तो वो शादियां भी कर सकता है, वो कल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बन सकता है। ही इज़ एज नॉर्मल एज आई एम और यू आर, जिनको ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि जस्ट बाय रिमूविंग वन थिंग फ्रॉम योर डाइट, अगर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल 110% ठीक हो जाती है तो वाई नॉट। और जो दूसरी बात आप करें कि यस, ग्लूटेन फ्री आटा खाना जो है ऑटोइम्यून बीमारियों को कम करता है, और सर्टन लोग सर्टन एरियाज़ में बाय चॉइस ग्लूटेन नहीं लेते डाइट में, जस्ट टू एक जो कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को टॉक्सिसिटी से बचाने का, जो 3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। यस, इट्स अ वेरी हेल्दी चॉइस। इन अदरवाइज जिनको नहीं भी है वो भी अगर लें ये वाला आटा तो बड़ी अच्छी चीज़ है उनके लिए। ये इससे वीट से ज़्यादा बेहतर हो सकता है, डू यू थिंक? मतलब आप कह सकते हैं कि बेहतर हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स के मतलब जो वीट है इटसेल्फ, वीट इज़ नॉट ए बैड थिंग, लेकिन जिनमें है प्रॉब्लम उनमें एलर्जी में तो आप देंगे। लेकिन अगर कोई बाय चॉइस लेना चाहता है तो येस, इट इज़ कंसिडर्ड बाय सम ग्रुप्स एंड सम रिसर्चेस कि ग्लूटेन फ्री आटा इज़ हेल्दियर देन द ग्लूटेन रिच आटा। थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। सो मैनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम रियाना फूड्स फॉर यू, for your better future. Jazakallah khair. Thank you. Very nice talking to you. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।